नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सौरभम नाम के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं कुलदीप गौड़ आज लघु सिद्धांत कौमुदी जो कि संस्कृत व्याकरण का मूल ग्रंथ है उसका अग्रिम भाग आपके मध्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा है आप मेरी कक्षाओं से लाभान्वित होते होंगे। यदि आप लाभान्वित होते हैं तो इस चैनल को और मुझे प्रोत्साहन के रूप में, अपने आशीर्वाद के रूप में कमेंट, लाइक और शेयर के माध्यम से इस वीडियो को अधिक से अधिक जनमानस तक पहुंचाने का कष्ट करें ताकि मैं और अधिक उत्साह से YouTube पर बना रह सकूं। तो आइए, इससे पहले हमने अंतिम कक्षा में जाना था कि यण संधि के अंतर्गत जो प्रधान सूत्र है इको यणचि, उस इको यणचि कहाँ लगता है उसके लिए एक उदाहरण सुधि उपास्य प्रस्तुत किया गया था। और पूरी यण संधि 7 सूत्रों और एक वार्तिक के माध्यम से सुधि उपास्य को सिद्ध करते हुए, सुधि उपास्य उदाहरण पर लगाते हुए शुद्ध उपास्य सिद्ध किया था। तो बताया था कि यण संधि इस तरह से होती है, किंतु यण संधि केवल ई को ही नहीं होती, ऊ को भी होती है, री को भी होती है, री को भी होती है, क्योंकि इको यणचि सूत्र इक को यण करता है और इक के अंतर्गत ई उ री री आते हैं। तो ई को किस तरह से यण हुआ यह हमने पूर्व कक्षाओं तक जाना। अब चूंकि पूरा प्रकरण यण संधि का आपको 7 सूत्रों और एक वार्तिक के माध्यम से समझाया जा चुका है, अब उ री री इन वर्णों पर आपने स्वयं से चिंतन करके यण संधि पर विचार करना है। तो आइए, ई उ री री इन वर्णों पर किस तरह से संधि होगी, किस तरह से सूत्र लगेंगे, उदाहरण पूर्वक ले चलते हैं। किंतु आपसे निवेदन है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग अवश्य करें, जिससे आपको केवल वीडियो का सहारा न लेना पड़े, आपके मानस पटल, आपके चित्त पर, आपके संस्कारों पर यण संधि अंकित हो जाए। तो आइए देखते हैं यह 7 सूत्र। इको यणचि तस्मिन्निति निर्देष्टे पूर्वस्य स्थानेऽन्तरतमः अनचि च झलां झस् झसि संयोगान्तस्य लोपः अलोन्त्यस्य और यणः प्रतिषेधो वाच्यम। ये सूत्र किस तरह से अन्य उदाहरणों पर लगेंगे या लग सकते हैं। तो आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। मध्वरि। मध्वरि किस तरह से बनता है? मध्वरि का विग्रह है मधोह अरिहि। यह एक समास है। मधोह अर्थात मधु नाम के दैत्य का, अरिहि अर्थात शत्रु, भगवान विष्णु को मध्वरि कहते हैं। तो मधोह अरिहि यह एक समास है और आपको बताया गया है कि यण संधि संहिता में होती है। तो संहिता कहाँ कहाँ होती है यह आपको पूर्व वीडियो में बता चुके हैं, और समास में संहिता नित्य होती है, इसलिए यहाँ इको यणचि सूत्र नित्य ही यण करेगा। तो कैसे करेगा जानते हैं। तो मधोह अरि है, मधोह अरि में समासगत प्रक्रिया होने के बाद मधु अरि यह बचता है। तो मधु है, अरि है, मधु अरि है, यहाँ आपने इको यणचि सूत्र लगाना है। तो इको यणचि कहता है इक के स्थान पर यण होता है, अच परे रहते। तो इक ढूंढना है, मधु अरि में इक कहाँ है। तो मधु अरि यहाँ इक है, मधु में स्थित धकारोत्तरवर्ती उकार और अरि के री में स्थित ईकार। तो 2 इक मिले हमें, और यहाँ अब तक हम जान चुके हैं कि ऐसे इक को यण करना है जिसके तुरंत बाद अच हो। तो मधु में जो उ है उसके तुरंत बाद अरि का अच है, इसलिए उ को यण हो सकता है, लेकिन री में बैठे हुए ई को यण नहीं हो सकता क्योंकि उसके तुरंत बाद अच नहीं है। तो पूरे प्रपंच को पिछले वीडियो तक जान लिया होगा। तो यहाँ उ को यण करना है, उ को यण करना है। उ है 1 और यण है 4। य व र ल किसे किया जाए? तो य व र ल में से किसका साम्य उ के साथ है?
तो आपको बताया है स्थानांतरतमः प्रसंग, ऐसा प्रसंग होने पर जहां स्थानीय एक हो और आदेश अनेक हो, ऐसे में स्थानकृत सादृश्य लिया जाता है। तो उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, ओष्ठ उच्चारण स्थान य व र ल में से व का है, इसलिए स्थानकृत साम्य के कारण उ के स्थान पर व आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा म ध व अरिहि। इस तरह से यहाँ तक पहुंचने के लिए इको यणचि तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थानांतरतमा इन सूत्रों की प्रवृत्ति हो चुकी है। अब आइए अनचिचा पे, तो देखिए यहाँ अनचिचा लग सकता है या नहीं। तो अनचिचा का अर्थ बताया गया है, अच के बाद यर हो और उस यर के बाद अच न हो तो यर को द्वित्व होता है। तो अचः परस्य यरो द्वे वायस्तोनत्वचि, तो यहाँ सबसे पहले ढूंढना है हमें ऐसा यर जिसके पूर्व में अच हो लेकिन उसके बाद में अच न हो। तो ऐसा यर है आपके पास म ध व का ध, क्योंकि उससे पहले म में स्थित अ है तो अकार अच पूर्ववर्ती मिल गया, और उसके बाद अच नहीं है, यानी ध के पूर्व में मकारोत्तरवर्ती अकार अच विद्यमान है, लेकिन धकार के बाद वह है जो अच में नहीं आता। तो ऐसा यर मिल गया हमें जिसके पूर्व में अच है किंतु बाद में अच नहीं है। तो अनचिचा से ध को द्वित्व हो जाएगा, तो रूप बनेगा हमारे पास म ध ध व अरिहि। तो बन गया हमारे पास। अब आएगा झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। तो झलाम झस झसी पर विचार कीजिए। झलाम झस झसी कहता है झलों को जस होता है झस परे रहते हैं। तो झल ऐसा झल देखना है हमें जिसके बाद में जस प्रत्याहार आ रहा हो। तो झल के अंतर्गत वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और श श श ह ये वर्ण आते हैं, और उस ऐसे झल के बाद झस प्रत्याहार होना चाहिए। तो झस प्रत्याहार में आते हैं तीसरे और चौथे वर्ण, वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण। तो आइए यहाँ चिंतन करते हैं। तो म ध ध व अरि में झल वर्ण हो गए आपके ध, दोनों ध झल हुए और व नहीं हुआ, र नहीं हुआ, तो दोनों ध झल वर्ण हुए। अब दोनों झलों के बाद क्या होना चाहिए? झस होना चाहिए। तो पहले जो ध है उसके बाद दूसरा ध है, तो पहला ध आपने झल माना, दूसरा ध झस में आता है क्योंकि वर्ग का चौथा वर्ण है, इसलिए पूर्व धकार को जस्त्व की प्राप्ति है। द्वितीय धकार को यदि आप झल मानते हैं और उसके बाद झस आना चाहिए, किंतु वहां वह बैठा हुआ है, वहां वह झस प्रत्याहार में नहीं आता, क्योंकि झस प्रत्याहार में वर्ग के तृतीय और चतुर्थ अक्षर आते हैं। इसलिए तय हो गया कि म ध ध व अरिहि यहाँ पूर्व धकार को जस तो होगा। तो यही स्थिति आई कि ध है एक और जस है 5, ज ब ग ड द, तो कौन सा होगा? तो स्थानकृत आंतर्य मिलाइए, और जैसे पूर्व शुद्ध्युपास में ध को द किया था, यहाँ भी ध को द कर डालिए। क्यों कर डालिए ये पूर्व में समझा चुके हैं, आप क्रमशः वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो ध को द हो गया, तो म द ध व अरिहि यह स्थिति हो गई। इसके बाद सूत्र आया संयोगांत से लोपा, वह कहता है संयोगांत का लोप होता है। तो वह कहता है संयोगांत पद का लोप होता है। तो संयोगांत पद मिला हमें म द ध व, क्योंकि इसके अंत में ध ध व इन तीन व्यंजनों का संयोग है। संयोग किसे कहते हैं यह संज्ञा प्रकरण में बता चुके हैं। जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां जान लीजिएगा। तो म द ध व यह संयोगांत पद हुआ। इस पद का लोप संयोगांत से लोप करेगा, किंतु यदि लोप कर दिया जाए तो मधुरी बनेगा कैसे? इसलिए अलोन्त्य सूत्र कहता है षष्ठी निर्दिष्टस्य अंत्यस्य अलह आदेशः स्यात्। जहां षष्ठी के द्वारा किसी कार्य का विधान किया जा रहा हो तो वह कार्य अंतिम अवयव को होता है। तो षष्ठी थी संयोगांतस्य
इसमें इस पद में और संयोगांत से लोप इस सूत्र के द्वारा संयोगांत पद का लोप किया जा रहा था। तो संयोगांत पद के पूर्ण का लोप न होकर के, समस्त संयोगांत पद का लोप न होकर के संयोगांत पद के अंतिम अवयव वकार का लोप प्राप्त होगा। किंतु यणः प्रतिषेधो वाच्यम कहेगा कि नहीं, इक के स्थान पर किए गए यण का लोप नहीं होता। तो म द ध व अरिहि ऐसा ही रह जाएगा। जोड़ दीजिए मध्वरिहि ऐसा बन जाएगा। जिस पक्ष में अनचिचा से द्वित्व नहीं होगा, क्योंकि अनचिचा विकल्प से द्वित्व करता है, तो वहां म ध व अरिहि ऐसा रह जाएगा। जोड़ दीजिए मध्वरिहि ऐसा बन जाएगा। तो इस तरह से विचार पूर्वक हमने जाना कि मध्वरि में भी शुद्धोपास्य की तरह सभी सूत्र प्रवृत्त होते हैं। यहाँ विचार इसीलिए किया, कभी कभी संधियों में समस्त सूत्र प्रसंगानुसार आए हुए प्रवृत्त नहीं होते। सारे प्रसंगानुसार आए हुए सभी सूत्र सभी उदाहरणों में प्रवृत्त नहीं होते हैं। तो यहाँ मध्वरि में हमने यह देखा कि सारे के सारे वही सूत्र जो शुद्धोपास्य में लगे थे, वही सूत्र मध्वरि पर भी लग रहे हैं। अब इस बात का अवलोकन करना है कि जो हमने यहाँ से कहा है कि किसी भी संधि या किसी भी प्रसंग में जितने भी सूत्र आते हैं वह सभी उदाहरणों पर नहीं लगते। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो आगे के उदाहरण में देखिए। मध्वरि आपने सिद्ध कर दिया। अब आइए लाकृति पे। रि धन आकृति, यहाँ ऐसा एक ढूंढना है जिसके तुरंत बाद अच हो। तो ऐसा इक मिला हमें रि के रि, जिसके तुरंत बाद आकृति का आ बैठा हुआ है। तो रि और आ यहाँ इको यणचि तस्मिन् निधि निर्दिष्टे सूत्र की सहायता से और स्थानांतरतमः की सहायता से रि को स्थानकृत आंतर्य के कारण ल आदेश कर जाएगा। तो रि के स्थान पर हो जाएगा ल आकृति ही। अब यहाँ अनचिचा सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि अनचिचा कहता है अच के बाद यर को द्वित्व होता है यदि उसके बाद अच न हो। तो यहाँ यर ढूंढिए कौन कौन से हैं। ल यर में आता है, लेकिन इसके पूर्व में अच नहीं है, तो इस यर को द्वित्व नहीं हो पाएगा। आकृति में क्री क यर में आता है, किंतु उसके पूर्व में अच तो है लेकिन उसके बाद भी अच है, इसलिए क रूप यर को भी द्वित्व नहीं हो पाएगा। त भी यर में आता है, तो त से पूर्व में क्री का री अच है, तो अच पूर्ववर्ती यर है, किंतु इसके बाद में त में ई बैठा हुआ है, तो अच है। हमने कहा है अच नहीं होना चाहिए, तो यहाँ अनचिचा सूत्र नहीं लग पाएगा। अनचिचा सूत्र नहीं लगेगा। इसके बाद झलाम जस जसी सूत्र भी नहीं लगेगा, क्योंकि झलों को जस होता है, झस पर रहता है, ऐसा झल है ही नहीं जिसके पर में झस हो। ठीक है, तो यहाँ झलाम जस जसी भी नहीं लगेगा। अगला सूत्र संयोगांत से लोपः, तो यहाँ संयोगांत पद कोई है ही नहीं, तो संयोगांत से लोपः नहीं लगेगा। तो जब संयोगांत से लोपः नहीं लगेगा तो अलोन्त्य से भी नहीं लगेगा। इस तरह मात्र 3 सूत्रों से लाकृति ही रूप सिद्ध हो जाएगा। तो ल आकृति हुआ है, जोड़ दीजिए लाकृति ही रूप सिद्ध हो गया केवल 3 सूत्रों से। तो हमने जो कहा था कि प्रसंग किसी भी संधि में या किसी भी प्रसंग में प्रसंगानुसार आए हुए सूत्र सभी उदाहरणों पर नहीं लगते, तो यह बात हमारी चरितार्थ हो गई कि यण संधि में जो 4 उदाहरण दिए गए हैं उनमें शुद्धोपास्य में प्रसंगानुसार आए हुए सभी सूत्र प्रवृत्त होते हैं। मध्वरि में भी सभी सूत्र प्रवृत्त होते हैं, वार्तिक भी प्रवृत्त होता है, किंतु लाकृति में केवल 3 सूत्र प्रवृत्त होते हैं, अन्य सूत्र नहीं हो पाते, क्योंकि तादृश स्थली उसके उन सूत्रों के अनुसार कार्य करने की स्थिति नहीं है। तो जहां स्थिति नहीं है वहां सूत्र प्रवृत्त नहीं होंगे, और स्थिति जरूरी होनी ही होनी चाहिए तभी सूत्र लगेगा और तभी यण संधि होगी, ऐसा नहीं है। जिस सूत्र के लिए जैसा प्रसंग जैसी स्थिति मिलती है वह सूत्र वही कार्य कर पाता है। यदि स्थिति नहीं मिलती है तो सूत्र कार्य नहीं करता है। यहाँ हमने केवल यण पर फोकस करना था। यण कैसे हुआ है यह
जान लिया इको यणचि स्थानांतरतमः तस्मिन् इति निर्दिष्टे के माध्यम से। अन्य सूत्र सहयोगी सूत्र हैं, जो उदाहरण है उसके अन्य कार्य करने हेतु शुद्ध्युपास्य में ई को यह करना ही यण संधि है, अन्य कार्य शुद्ध्युपास्य को सिद्ध करने के लिए है। तो यण संधि केवल सुधि के ई को य करना है, मधु के उ को व करना है, बाकी अन्य स्वरूप की पूर्णतः सिद्धि करने के लिए सूत्र उभारे गए हैं। तो यह बात हमारी चरितार्थ हो गई और इसको आपको भी अपने ध्यान में रखना है, जिससे आप व्याकरण पढ़ने की शास्त्रीय शैली, शास्त्रीयता को समझ सकें। तो इस तरह से लाकृति भी सिद्ध हो गया। आइए अगले उदाहरण पे। धात्रंशः, तो धात्री है और अंश है, धात्री अंश। तो धात्री में अंतिम में री है और अंश है। इस धात्री और अंश में ऐसा स्थल ढूंढना है, ऐसा एक ढूंढना है जिसके तुरंत बाद अच हो। तो ऐसा एक धात्री में री है जिसके तुरंत बाद अंश का अच है। तो धात्री के री को स्थानांतरतमः की सहायता से स्थानकृत आंतर्य के कारण, चूंकि धात्री के री का ऋतुरसाणा मूर्धा मूर्धा उच्चारण स्थान है और मूर्धा स्थान वाला ऋतु रसा र है, तो री के स्थान पर र कर दीजिए। तो क्या बनेगा? धात्र अंशः। अब यहाँ अनचिचा सूत्र पर विचार करें तो वो कहता है ऐसा यर हो जिसके पूर्व में अच हो और बाद में अच न हो, तो ऐसे यर को द्वित्व होता है। तो यर ढूंढिए। तो धात्र में जो त है वह यर है, ठीक है, और यह इस त से पूर्व में अकार धा का आ है और उसके पर में र है, वह अच नहीं है। तो धात्र के त को द्वित्व कर दीजिए। तो क्या बनेगा? धा त र अंशः। तो धात्रंशः यह हो जाएगा। यहाँ झलाम जस जसी आएगा या नहीं आएगा इसका भी विचार कर लीजिए। ऐसे झल को जस होना है जिससे पर में झस हो। तो झल ढूंढिए, झल कहाँ है? तो झल तो झल में आता है। तो ऐसे झल को जस करना है, झस पर रहते। तो पहले त के बाद त आ रहा है, त झस में नहीं आता, इसलिए पूर्व त को जस नहीं हो पाएगा। तो धात्र ऐसा ही रह जाएगा। संयोगांत से लोपः उपस्थित होगा, वह कहेगा संयोगांत पद का लोप कर दें। तो धात्र यह संयोगांत पद है क्योंकि इसमें त र इनका संयोग बैठा हुआ है। तो संयोगांत से लोपः से संयोगांत पद का लोप प्राप्त होगा। अलोन्त्यस्य कहेगा कि जहां षष्ठी के द्वारा निर्देश किया गया हो वह कार्य समस्त को न हो करके अंतिम को होता है। तो अलोन्त्यस्य के अनुसार र को लोप प्राप्त होगा, किंतु यणः प्रतिषेधो वाच्यम कहेगा कि इक के स्थान पर हुए यण को लोप नहीं होता है। तो री रूप इक को र रूप यण हुआ है, इसका लोप अलोन्त्यस्य और संयोगांतस्य लोपः से प्राप्त हुआ है, उसका निषेध यणः प्रतिषेधो वाच्यम से हो जाएगा। तो र का लोप नहीं होगा। धा त र अंशः, इसको मिला दीजिए, धात्रंशः बन जाएगा। इस तरह के विवेचन से हमने देखा कि धात्रंशः उदाहरण में झलाम जस झसी यह सूत्र नहीं लगा है, बाकी सभी सूत्र लगे हैं। इस तरह से यण संधि में ई को यण करने, ई को कैसा यण होता है यह हमने शुद्ध्युपास्य के द्वारा जान लिया है। उ को क्या यण होता है यह हमने मध्वरी के द्वारा जान लिया है। री को क्या यण होता है यह हमने धात्रंशः के द्वारा जान लिया है। और री को क्या यण होता है यह हमने लाकृति के द्वारा जान लिया है। इन चारों उदाहरणों पर अपना मस्तिष्क दौड़ाइए, अपने संस्कार बनाइए। ये यदि आपको याद हो जाते हैं तो जीवन भर आप किसी को नहीं आप यण संधि को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। बाकी जितने अन्य सूत्र हैं उन पर विचार कर लीजिए, बुद्धि चला लीजिए, आपको यण संधिगत सारी समस्याएं, सारी जिज्ञासाओं के समाधान हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो यण संधि
के अनचिचा झलाम जसी संयोगांत सलोप अलोन्त्यस्य, ये सूत्र आपको अन्य उदाहरणों पर याद करने हैं। यही 4 सूत्र प्रपंचात्मक हैं, क्योंकि ये अभी उपस्थित हो गए हैं और बाद के उदाहरणों पर इनको याद करके बिठाना पड़ता है कि पूर्व में ये सूत्र बताए जा चुके हैं, ऐसी स्थिति है तो ऐसा कार्य कर दें। यह आपको धीरे धीरे अग्रिम कक्षाओं में समझ आएगा। धीरे धीरे यहाँ इस चैनल से जुड़ते रहिए, मुझे प्रोत्साहन देते रहिए। ऊर्जा जब मिलती है तो आदमी अपने परेशानियों से समय निकालकर उस कार्य को करता है जिस कार्य में लोग उसको पसंद करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस कक्षा में जुड़े रहिए, प्रोत्साहन देते रहिए। जितना प्रोत्साहन मिलेगा उतने दुगनी ऊर्जा से कार्य होगा। और बताइए इसमें क्या कमी रह गई है, क्या अच्छा हो सकता है, और अपनी जिज्ञासाएं इस कक्षा संबंधी जो जिज्ञासाएं वो कमेंट बॉक्स में रखते जाइए। अन्य कक्षाएं, अन्य प्रकरण आपको यथा समय जिस तरह की मेरी स्थिति होगी उस स्थिति में आप तक पहुंचाए जाएंगे। कोशिश जारी है, किंतु वीडियो बनाने में, कक्षाएं संचालित करने में बहुत ऊर्जा, बहुत मानसिक तनाव, बहुत परिश्रम लगता है। इसलिए वीडियो धीरे धीरे आ पाते हैं। बाकी कक्षाएं चलती हैं, आप उनमें जुड़ करके शास्त्रीय व्याख्यान, शास्त्रीय शास्त्र अध्ययन का लाभ उठा सकते हैं। यही अनुमति दें। नमस्कार।